1977 में एक गोरे चिट्टी कश्मीरी नौजवान ने चौधरी ज़हूर इलाही से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। जब चौधरी परवेज़ इलाही बरामदे में गए तो नवाज शरीफ कहने लगे कि उनके वालिद मियां मोहम्मद शरीफ ने उन्हें पार्टी के लिए चंदा देने भेजा है, लेकिन फिर क्यों गुजरात के चौधरी उन्हें चंदा लेने से इनकार कर दिया और ये पहली मुलाकात कोई इतनी अच्छी ना रही। जिस तर्जुमे नवाज शरीफ की कहानी की छठी एपिसोड में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ फिर कैसे सियासत में है। एक गेट टूगेदर में कैसे नवाज शरीफ ने 3 लाख देने का ऐलान किया तो वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड कयूम की नज़रों में आ गए। नवाज शरीफ के भांजे को 1977 में फौजी हुकूमत ने कोड़े मारने का हुक्म जारी कर दिया तो इसी बहाने नवाज शरीफ कैसे लाहौर जोन सी के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल रिटायर्ड इकबाल खान तक जा पहुंचे, और सबसे बढ़कर फिर कैसे मियां मोहम्मद शरीफ ने जनरल जिलानी से कहकर अपने बेटे को 1981 में सूबाई वजीर खजाना बनवा दिया। 1950 के अंदर इत्तेफाक फाउंड्री मियां साहब के वालिद साहब ने बनाई। मेहनत का आदमी थे, एक जेन्युइन इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ना ये मिस्र है और ना इंशाअल्लाह ताला मियां साहब को हम मुर्सी बनने देंगे। ज़ियाउल हक साहब ने भी कहा था कि हम रूखी सूखी खाएंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, और मैंने ये सौगात आप ही की दी हुई है। ख्वाजा साहब, हिसाब आपको देना होगा, आपको। जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है। I think we are gradually marching on the road to democracy. के वोटों की ये तौहीन आपको बर्दाश्त है? क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला? ये कोई करप्शन का डब्बा नहीं है, ये गिरेबान साफ है, ये सीने साफ है। कोई मुझे समझाए, निकाला मुझे, क्यों निकाला? अब जो भी करते हैं पलट कर आपकी तरफ आता है। जिंदगी के किसी और शोबे या इंफरादी तौर पर मालूम नहीं कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में ये निज़ाम पूरी तरह अमल करता है। नवाज शरीफ के सियासी सफ़र की बात करें तो इमरान खान ने आर्मी की मदद से उनके सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की कोशिश की, लेकिन अगर हम इमरान खान को नवाज शरीफ का जदीद वर्जन कहें तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। जी हाँ, नवाज शरीफ ने एंटी स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ आर्मी की तरफ से लॉन्च किए जाने के बाद ब्रिगेडियर रिटायर्ड कयूम से सियासत सीखी। लाहौर जोन सी के मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल रिटायर्ड इकबाल खान ने उन्हें शफकत दिखाई और ISI के साबिक सरबराह जनरल गुलाम जिलानी ने उंगली पकड़कर उन्हें सियासत के मैदान में उतारा। फिर उन्हें जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, जनरल हमीद गुल, जनरल असद दुरानी और जनरल जावेद नासिर ने अपने अपने अदवार में कैसे खूब मदद फराहम की, उनके लिए इलेक्शन चोरी किया। ये अलग बात कि एक वक्त ऐसा भी आ गया जब इसी इस्टेब्लिशमेंट के सहारे सियासत में आने और वज़ीर आज़म बनने वाले नवाज शरीफ ने आर्मी की उंगली से मज़ीद मदद देने से इनकार कर दिया। लेकिन ये दौर आने से पहले नवाज शरीफ की सियासत में एंट्री की कहानी वो तल्ख तारीख है जो सियासत का और पाकिस्तानी तारीख का हिस्सा बन चुकी है। नवाज शरीफ को ये एहसास हो चुका था कि पाकिस्तान में जहाँ पर जब चाहे सियासी जर्नैल आकर किसी भी हुकूमत का तख्ता उलट सकते हैं, ताकतवर तरीन और मजबूत तरीन सियासतदानों को फांसी लग सकती है, तो असल ताकत फौज के पास है। उनका कारोबार जब भुट्टो ने हुकूमती तहवील में लिया था तो शरीफ खानदान का ये मुत्तफिका फैसला था कि अब इस खानदान को सियासत में भी एंट्री मारनी चाहिए। नवाज शरीफ के सियासत में आने का एक अमूमी तासुर ये दिया जाता है कि शहबाज शरीफ अपने वालिद के दस्ते राज थे, कारोबारी समझ बूझ रखते थे और उन्हें इसकी बहुत ज़रूरत रहती थी, जबकि नवाज शरीफ शौकीन मिजाज, स्पोर्ट्स कारों, ब्रांडेड कपड़ों के शौकीन थे। तो मियां मोहम्मद शरीफ ने सोचा कि उन्हें सियासत में लाया जाए, जबकि अगर हम तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। नवाज शरीफ ने जब तालीम से फरागत के बाद ख़ानदानी कारोबार में हिस्सा लेना शुरू किया तो उन्होंने बहुत से मुनाफा बख्श कारोबारी सौदे किए, क्योंकि वो अपने कज़न्स में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, यानी उन्होंने LLB भी कर रखा था। तो अक्सर आला सतही मीटिंगों में उन्हें ही भेजा जाता था कि वो शरीफ ख़ानदान की नुमाइंदगी करें। जब कोई फैक्ट्रियों के दौरे पर आता तो नवाज शरीफ ही उसकी मेज़बानी करते नजर आते। ये 70 की दहाई थी जब नवाज शरीफ ने सियासत शुरू की। उस दौर में
एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान की तहरीक इस्तकलाल भुट्टो के खिलाफ सरगर्म थी। हुकूमत गिराने की तहरीक चल रही थी और फिर ऐसा भी मौका आया जब सियासी जर्नैलों ने असगर खान को इस्तेमाल करके भुट्टो की हुकूमत गिरा दी। और जब वादा पूरा करने का मौका आया, यानी वज़ीर आज़म असगर खान के नारे लगने लगे, तो शेरवानी तहरीक की तहरीर रह गई। नवाज शरीफ ने इसी तहरीक इस्तकलाल पार्टी की रुकनीत ले ली। शरीफ ख़ानदान में कभी कोई सियासत में नहीं आया था, तो ये नवाज शरीफ के लिए एक भारी पत्थर था। उनके पास पैसा था मगर कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन वो जल्द ही लाहौर के फिनांस सेक्रेटरी बना दिए गए। जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल था और उन्होंने 90 दिन में इंतखाबात करवाने का वादा किया और फिर उन्होंने 16 अक्टूबर 1979 को इंतखाबात करवाने का ऐलान किया। तो मियां नवाज शरीफ उस वक्त तक पार्टी में यानी तहरीक इस्तकलाल में इतनी जगह बना चुके थे कि उन्हें लाहौर के हल्का से सूबाई असम्बली का टिकट दे दिया गया। अफसोस, जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद में शामिल जमात इस्लामी, PDP, जमीयत उलमा इस्लाम, पीर साहब पगाड़ा की मुस्लिम लीग ने जनरल ज़ियाउल हक का साथ देना शुरू कर दिया। अमरीयत के हाथ मजबूत किए और जनरल ज़ियाउल हक को ये हौसला दिया कि वो सियासतदानों को वजारतें देकर सुकून से हुकूमत कर सकते हैं और इंतखाबात को टाल सकते हैं। नवाज शरीफ की सियासी जर्नलों तक रसाई की कहानी से पहले उस वक्त के सियासी मंजरनामे पर भी एक नज़र डालना ज़रूरी है। ये PTV का दौर था, यानी सरकारी ज़राए बलाग मुल्क दो लफ्ज़ हो चुका था। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि इसके बावजूद, इतने बड़े सानह और ब्लंडर के बावजूद, सियासतदान और सियासी जर्नैल एक दूसरे पर इल्ज़ाम धरते नज़र आते थे। मगर अवाम में फ़ौज के वकार का अंदाज़ा आप इस समझ से लगा सकते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लगा तो लोगों ने इसकी पजीराई की। और सबसे बढ़कर जनरल ज़ियाउल हक का मजहबी मंजन, मुल्क में इस्लामी फ़िज़ा कायम की गई। गुजरात का ये हाल था कि सब जनरल ज़ियाउल हक के सामने ख़ुद को ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार साबित करने के ड्रामे करते भी नज़र आते। नवाज शरीफ ऐसे वक्त में सियासत में आ चुके थे, अगर हम ये ख्याल करें कि उस वक्त उन्हें ये शायबा भी गुजरा होगा कि एक जर्नैल की हिमायत करना कितना कबीर जुर्म है, तो नवाज शरीफ को इसका इल्म तक ना होगा। वो एक कारोबारी ख़ानदान से थे, नज़रियात और जमहूरी रिवायात का उनसे क्या ताल्लुक़ होगा। तारीख हमें बताती है कि नवाज शरीफ तहरीक इस्तकलाल में मुतमईन नहीं। जनरल ज़ियाउल हक ने जब भी इंतखाबात करवाने थे, नवाज शरीफ को पार्टी टिकट मिल जानी थी, लेकिन उन्हें इस पार्टी में अपना कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा था और वो दीगर जमातों में अपने लिए रास्ते ढूंढ रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात थी, मगर ना तो नवाज शरीफ जमात में जा सकते थे, ना जाना चाहते थे और ना ही कभी पीपल्स पार्टी उन्हें खुशामदेद कहती। नवाज शरीफ के पास जो दूसरी ऑप्शंस थी उनमें काबिल अमल यानी तहरीक इस्तकलाल को वो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके थे, इसके फिनांस सेक्रेटरी भी बन चुके थे और इसके सियासी मुस्तकबिल से मायूस थे। तीसरी ऑप्शन चौधरी ज़हूर इलाही की मुस्लिम लीग थी। इस पार्टी की भी उस दौर में बहुत हवा थी और चौधरी ज़हूर इलाही पाकिस्तान के बड़े सियासतदानों में से एक थे, वो सियासतदान जो असम्बली में भुट्टो को ललकारते थे। नवाज शरीफ नज़रियाती तौर पर भी ख़ुद को एंटी भुट्टोज़ होने की वजह से इस पार्टी के करीब पाते थे और उन्होंने इस पार्टी में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। सीनियर सियासतदान चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी सवाने उम्री सच तो ये है में एक वाक़या लिखा है। मियां नवाज शरीफ से पहली मुलाकात 1977 में उस वक्त हुई जब जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलटने के फ़ौरन बाद 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का ऐलान किया था। मेरे वालिद लाहौर में भुट्टो के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे। एक रोज़ हम इंतखाबी मुहिम की तैयारी के सिलसिले में अपने घर के दफ्तर में बैठे थे कि एक मुलाजिम ने आकर बताया कि बाहर कोई नौजवान आया है और कह रहा है कि उसने चौधरी ज़हूर इलाही से मिलना। वालिद साहब चूँकि मीटिंग में मसरूफ़ थे, उन्होंने परवेज़ इलाही से कहा कि वो इस नौजवान से जाकर मिले। परवेज़ इलाही बाहर आए तो एक गोरा चिट्टा कश्मीरी नौजवान बरामदे में बैठा था। उसने परवेज़ इलाही को अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा इसे उसके वालिद मियां मोहम्मद शरीफ ने भेजा है और कहा है कि वो चौधरी ज़हूर इलाही की इलेक्शन मुहिम में फंड देना चाहते हैं। परवेज़ इलाही ने इस नौजवान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इलेक्शन मुहिम के लिए हम किसी से फ़ंड नहीं लेते और यूँ ये सरसरी मुलाकात ख़त्म हो गई।
यानी अब वो वक्त आने वाला था जब नवाज शरीफ ने सियासी जर्नैलों के करीब होना था। पाकिस्तान में दो सियासी धड़े थे, एक एंटी स्टैब्लिशमेंट और दूसरा प्रो स्टैब्लिशमेंट। और मजहबी मंजन की वजह से जर्नल ज़ियाउल हक पाकिस्तान में जो फिजा बनाने जा रहे थे उसमें उम्मत मुस्लिमा के अजीम रहनुमा के साथ शामिल होना हर सियासतदान का ख्वाब था, और नवाज शरीफ भी उन्हीं में से एक थे। फौजी आमरीत के मुहलिक असरात से बेपरवाह या लाइल्म। नवाज शरीफ कैसे सियासी जर्नैलों के करीब गए, उनकी उंगली थामी इस हवाले से बहुत सी कहानियां मार्केट में लाई गई। मसलन मियां मोहम्मद शरीफ को गवर्नर हाउस की तामीर का ठेका मिला तो जनरल जिलानी से उनके ताल्लुकात बन गए, या इस तरह की दीगर कई कहानियां। लेकिन मुझे उनकी सियासी जर्नैलों के करीब आने की जो कहानियां सच के करीब लगी हैं, उनमें से एक सीनियर सहाफ़ी हाफिज शफीकुर रहमान ने कारगिल के तनाजुर में अपनी किताब नवाज शरीफ जीती बाजी हार गया में लिखी है। हस्बे हिदायत चंद दिनों बाद वो कश्मीरी बरादरी के एक इजलास में पहुंचे। इजलास के दौरान एक मरकजी अहदेदार ने बरादरी की फलाह बहबूद के लिए चंदे की अपील की तो मोहम्मद नवाज शरीफ ने यकदम खड़े होकर 3 लाख की खतीर रकम बतौर चंदा देने का ऐलान करके तमाम हाजरीन व सामीन और मुअज़्ज़ज़ीन को हैरानो मबहूत कर दिया। ये चंदा नहीं था, दरअसल मैदान सियासत में मखसूस अहदाफ के हसूल के लिए शरीफ फैमिली की पहली बाकायदा सरमायाकारी थी, या यूँ कह लीजिए कि पावर पॉलिटिक्स में ये उनकी अव्वलीन एंट्री थी। इजलास के इख्तिताम पर उनकी मुलाकात ब्रिगेडियर कयूम से हुई। ब्रिगेडियर कयूम इस नौजवान की बरादरी के साथ मोहब्बत और फयाजी से मुतासिर हो चुके थे, लेकिन नवाज शरीफ इस वाक़या से बहुत पहले लाहौर जोन सी के मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर तक रसाई हासिल कर चुके थे। ये वाक़या मुस्तनद है लेकिन तारीख की किताबों में आम नहीं है। ये पहली बार आपको जस्तजू के प्लेटफॉर्म पर हम बताने जा रहे हैं। इस वाक़या के रावी खालिद आवान हैं, जो 1977 में अपने दोस्त और उस वक़्त के जज सैयद इकबाल हैदर जाफरी के साथ लिबर्टी मार्केट लाहौर के पास लासानी वुड के मालिक के होटल में एक सरकारी काम करवाने गए थे। ये वाक़या खालिद आवान ने अपनी किताब कैसे कैसे लोग में भी सराहत से लिखा है। जनरल ज़ियाउल हक ने उस वक़्त नया मार्शल लगाया हुआ था। ज़ाहिर सी बात है नवाज शरीफ को इन दिनों कोई नहीं जानता था। वो एक रोज़ उस होटल के मालिक के पास पहुँचे क्योंकि उनके फ़ौजी हुकूमत से गहरे ताल्लुकात थे और ये उन दिनों सरकारी तबादले करवाने और दीगर कामों में बहुत एक्टिव थे। नवाज शरीफ ने उन साहब से दरख्वास्त की कि उनका भांजा फ़ौजी तहवील में है और उसे फ़ौजी हुकूमत से कोड़ों की सज़ा हो चुकी है। यहाँ से नवाज शरीफ लाहौर जोन सी के मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल इकबाल खान तक पहुँचे। उन्हें सारी सूरत हाल बताई गई कि ये इत्तफाक फाउंड्रेस के नवाज शरीफ हैं, इनके भांजे से गलती हो गई, आप इस केस को ख़त्म करवा दें। जनरल इकबाल खान ने सारी बात सुनी तो कहने लगे, हमारे यहाँ पर गेट टुगेदर होते हैं और हम फौजियों के पास तो इतना फंड नहीं होता, तो नवाज शरीफ हमारे गेट टुगेदर करवा दिया करें। नवाज शरीफ तो पहले ही तैयार थे तो उन्होंने फ़ौरन हामी भर ली। नवाज शरीफ के भांजे को रिहाई मिल गई, लेकिन यहाँ से एक नए ताल्लुक का आगाज़ हो गया। नवाज शरीफ ने गेट टुगेदर्स करवाए तो बिजनेसमैनों, सियासतदानों और फौजियों के दरमियान एक लाइजोन बन गया, जिसमें मियां मोहम्मद शरीफ मरकजी किरदार हुआ करते थे। मियां मोहम्मद शरीफ का जनरल इकबाल के साथ करीबी ताल्लुक बन गया। इसके साथ साथ शरीफ ख़ानदान फ़ौजी हुकूमत में बहुत एक्टिव हो गया। उनकी फैक्ट्री उन्हें वापस मिल चुकी थी। नवाज शरीफ सियासत में एंट्री के लिए पर तोल रहे थे। मियां मोहम्मद शरीफ फैक्ट्री पर फैक्ट्री लगा रहे थे और अब इसका शानदार इंतज़ाम भी हो रहा था कि नवाज शरीफ को एक ओहदा भी मिल जाए। 1980 में जनरल इकबाल खान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनकर इस्लामाबाद जाने लगे तो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जनरल जिलानी लाहौर आ पहुंचे थे, क्योंकि उन्हें बतौर गवर्नर पंजाब तैनात कर दिया गया था। जनरल इकबाल खान ने जाने से पहले शरीफ खानदान के ही अरेंज किए हुए गेट टुगेदर में मियां मोहम्मद शरीफ की मुलाकात नौमुंतखब गवर्नर पंजाब जनरल जिलानी से करवाई। जनरल जिलानी के बारे में ये मशहूर है कि उन्हें कहानियाँ सुनने और सुनाने का बहुत शौक था। वो महफिल में बैठने वाले बंदे थे, यार बाश थे, बजल्ला संज थे और मियां मोहम्मद शरीफ के साथ यही उनकी मुलाकात फिर दोस्ती में तब्दील हो गई। नवाज शरीफ इतने सालों में फ़ौजी हुकूमत के बहुत करीब हो चुके थे और उनका नाम कोई नया नहीं था, तो मियां मोहम्मद शरीफ की सिफारिश पर जनरल जिलानी ने 1981 में नवाज शरीफ को पहली बार बतौर वज़ीर ख़जाना अपनी काबीना में शामिल कर लिया।
जस्तजू पर नवाज शरीफ की कहानी की 7वीं एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ फिर कैसे वज़ीर ख़जाना साबित हुए, उन्हें 4 सालों में किन मसाइल का सामना करना पड़ा और फिर 1985 की गैर जमाती इंतखाबात में कैसे वो पहली बार अवामी नुमाइंदे के तौर पर मुंतखब हुए और इसके लिए उन्हें क्या तरीक़ेकार अपनाना पड़ा। वो वक्त जब जनरल ज़ियाउल हक नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करने वाले थे, मगर फिर ऐसे क्या हालात हुए कि उन्हें लाहौर आकर कहना पड़ा कि नवाज शरीफ का किला मजबूत है। नवाज शरीफ ने कैसे बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर मामलात को डील किया और सबसे बढ़कर क्या वो जनरल ज़ियाउल हक की आशीर्वाद से तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते रहे। अगर आपको जस्तजू की ये वीडियो पसंद आई है तो आप यहाँ क्लिक करके हमारी अगली वीडियो देख सकते हैं।